हेलो नमस्कार मेरे साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री 100 मार्क के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे ढंग से देखते हैं, समझते हैं, तो आप अपने रिजल्ट को और बेहतर बना सकते हैं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। इससे पहले भी हमने इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ वो वीडियो भी देखें। चलिए, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करते हैं पार्ट 4 में। तो देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ऐसे कंटेंट डालते ही रहेंगे और आपके रिजल्ट को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इसी वजह से आप लोग ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो इसमें देखिए, प्रथम क्वेश्चन है कि अलबरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अलबरूनी आपने पढ़े होंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे कि अलबरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज तथा विचारक था। यह गजनी का रहने वाला था। इसने महमूद गजनबी के अभियानों के दौरान भारत आया तथा घटनाओं का वर्णन किताब उल हिंद में किया। इसने भारत में प्रचलित सती प्रथा, राजाओं के आपसी फूट की विस्तृत जानकारी अपने किताब में दी। सॉरी, थोड़ा सा टेपिंग इसमें मिस्टेक हुआ है। फूट आदि की विस्तृत जानकारी अपने किताब में दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइन अकबरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो इसका आंसर लिखेंगे कि 17वीं शताब्दी में भारत के भूमि प्रबंध का अध्ययन करने के लिए आइन अकबरी सबसे अधिक विश्वसनीय, आवश्यक एवं बहुमूल्य पुस्तक है। मल रूप में यह अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा का तीसरा खंड है। वास्तव में अकबरनामा तकनीकी दृष्टि से एक इतिहास की पुस्तक है, जबकि आइन अकबरी में उन नियमों का वर्णन है जो अकबर ने अपने प्रशासन को उचित ढंग से चलाने के लिए बनाए। यह आधुनिक काल के सरकारी सूचनालय की भांति अकबर का शासन प्रबंध चलाने के बारे में एक महत्वपूर्ण गजट है। आइन अकबरी में सरकार के विभागों तथा विभिन्न पदाधिकारियों के साथ ही साधारण लोगों की समस्याओं तथा उस समय के अकाल विपदा आदि की भी जानकारी मिलती है। मुगल साम्राज्य का भौगोलिक सर्वेक्षण तथा सभी प्रांतों में आंकड़ों पर आधारित विवरण आइन अकबरी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन की उपलब्धियों का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे कि दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासकों में बलबन का महत्वपूर्ण स्थान है। उसी के अधीन दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण का काम संपन्न हुआ और दिल्ली एक शक्तिशाली और सुसंगठित राज्य में परिवर्तित हुए। बलबन अपना राजनीतिक जीवन इल्तुतमिश के दास के रूप में या और शीघ्र अपनी योग्यता के बल दिल्ली सल्तनत का प्रधानमंत्री और नसीरुद्दीन के मृत्यु के बाद सुल्तान बन गया। वह अपनी सल्तनत काल में नया राजत्व का सिद्धांत लागू किया जो ईरानी शासकों से प्रभावित था। उसे केंद्रीय सैन्य विभाग का गठन किया और सामंतों पर अंकुश लगाया। उसकी न्याय व्यवस्था से सामंत भी अछूते नहीं थे। उसने आंतरिक विद्रोह का दमन किया और मंगोल आक्रमणकारियों को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया। बलबन शक्तिशाली अवश्य बनाया, परंतु उसकी मृत्यु के बाद उसके शासन और वंश का अवसान गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझ करके उसके बाद फिर आपको आंसर को याद करना है और लिखना है। और जब ये क्वेश्चन अगर आप एक से एक दो बार अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो इसके विषय में आपको जितने भी जानकारी प्राप्त होगा सब, अगर ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसके विषय में जितना जानते हैं सब लिख डालेंगे।
और देखिए कम से कम 2 से 3 लाइन याद करने का प्रयास करें प्रत्येक क्वेश्चन का। कम से कम हेडलाइन आप अच्छे से अगर आप लिख देंगे तो समझिए आपका पूरा काम हो गया। इसी वजह से आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक बार में नहीं, कम से कम 2 बार 3 बार करके देखेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे, इससे आपका रिजल्ट बेहतर होगा। अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था? इसका आंसर लिखेंगे, अकबर ने उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया। इसने पूर्व से चली आ रही भूमि पैमाइश की इकाई गज ए सिंगदरी की जगह गज ए इलाही की शुरुआत की। भूमि का वर्गीकरण खालसा, पोलज, बंजर, ऊसर आदि इकाइयों में किया। इससे भू राजस्व के निर्धारण में आसानी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर कालीन का निर्धारण प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका आंसर लिखेंगे कि आईन अकबरी के अनुसार अकबर के काल में कर निर्धारण की 3 प्रणालियां प्रचलित थी। पहला था गल्ला, जिसको गल्ला बख्शी, दूसरा था जब्ती, तीसरा था नस्क। अब है कि गल्ला बख्शी भारत में भूमि का निर्धारण की प्राचीन प्रणाली थी। इसे बटाई भी कहा जाता था। यह बटाई 3 प्रकार से होती थी। प्रथम खेत बटाई, दूसरा था लंक बटाई, तीसरा था रास बटाई। जब्ती का आशय किसान व सरकार के बीच उस समझौते से था जिसके अनुसार 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रति बीघा के हिसाब से लगान निश्चित किया जाता था, चाहे खेत में कितनी भी पैदावार हो अथवा न। इसकी दर जमीन की उपज शक्ति और उसकी स्थिति पर निर्भर थी। जब्ती को नगद अथवा जमई भी कहते थे। नक्श अथवा कनकुत प्रणाली के तहत जमीन की मोटे तौर पर पैदावार आंकी जाती थी। यह प्रणाली कृषकों के अलाभकारी और झंझटपूर्ण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में अभिवादन के कौन कौन से तरीके थे? इसका आंसर लिखेंगे, मुगल दरबार में अभिवादन के सिजदा तथा जमीन बोस प्रणाली विकसित थी। इसमें सिजदा के रूप में दंडवत होकर शासक के सामने लेटना होता था। जमीन बोस के तहत शासक के सामने झुककर जमीन को चूमना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में निर्मित 4 स्थापत्य कलाकृतियों का नाम लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे कि मुगल काल में निर्मित 4 स्थापत्य कलाकृति निम्न है। प्रथम बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा बनाया गया था। लाल किला शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ताजमहल शाहजहां द्वारा। बीबी का मकबरा औरंगजेब द्वारा। ये सब पॉइंट को आपको नोट करना है, याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण 10 कार का संक्षेप में टिप्पणी लिखे। ग्रामीण समुदाय में दस्तकारों की संख्या भी मुगल काल में अत्यधिक बढ़ गए। किसी गांव में 25% तक दस्तकारों के ही थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई एवं सुनार आदि प्रमुख ग्रामीण दस्तकार थे। इनकी बनी वस्तुओं की शहरों में अत्यधिक मांग थी। खेतिहर परिवार दस्तकार आपस में वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय करते थे। बंगाल में जजमा समान थी। बंगाल में जमींदार, लोहार, बढ़ई एवं सनारों की उनकी सेवाओं के बदले रहने एवं खाने हेतु नकदी देते थे। यही व्यवस्था जजमानी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया? इसका आंसर लिखेंगे कि अकबर हिंदू, जैनियों और मुसलमानों को एक समान दर्जा देता था। अकबर ये चाहता था कि मेरे राज्य में सभी तरह की शांति और अस्थायित्व का स्रोत कायम रहे। इनके बीच मध्यस्थता करता था तथा सुनिश्चित करता था कि न्याय और शांति बनी रहे। इसी क्रम में अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थकर तथा 1554 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के मुख्य सामाजिक सुधार के बारे में लिखे। तो इसका आंसर लिखेंगे कि अकबर द्वारा
किए गए सामाजिक सुधार निम्नलिखित हैं। प्रथम था सती प्रथा और बाल विवाह का निषेध। अकबर ने हिंद समाज में प्रचलित सभी सती प्रथा और बाल विवाह को समाप्त करने का प्रयास किया। दूसरा था तीर्थ यात्रा कर व जजिया कर की समाप्ति। उसने हिंदुओं पर तथा तीर्थ यात्रा कर और अपमानजनक जजिया कर को समाप्त किया। तीसरा विधवा विवाह को प्रोत्साहन, यानी अकबर ने विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। चौथा बलात् धर्म परिवर्तन पर रोक। अकबर ने जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दिया। पांचवा पॉइंट लिखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता। अकबर ने आम जनता के साथ ही शाही महलों में हिंदू रानियों को भी अपने धार्मिक विश्वास एवं प्रथा के अनुसार आचरण करने की छूट दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के नवरत्नों के नाम बतलाएं। तो आंसर लिखेंगे कि अकबर के दरबार के विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ थे जिन्हें अकबर के दरबार के 9 रत्न कहा जाता था। इन 9 रत्नों के नाम इस प्रकार है। प्रथम है अब्दुल रहीम खान एक खाना, अब्दुल रहीम खान एक खाना। दूसरा हकीम हुकाम। तीसरा मुल्ला दो प्याजा। चौथा अबुल फजल। पांचवा फैजी। छठा तानसेन। सातवां राजा मानसिंह। आठवां टोडरमल और नौवां बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनसबदारी की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो मुगल शासन प्रणाली की सबसे अद्भुत विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। इनका ने अकबर था। इसका निर्माणकारी कौन था? निर्माता अकबर था। मनसबदार शब्द पदाधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था और इस पर वह मनसबदारी प्रथा, इसे ही वह मनसबदारी प्रथा कहा जाता था। सॉरी, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, आप अच्छे ध्यान से सुनेंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत अकबर के शासन के 3 प्रमुख अंगों को यथार्थ सामंत सेना एवं नौकरशाही को एक समान व्यवस्था में संगठित कर दिया था। अकबर द्वारा मनसब में यगल अंक प्राप्त किए जाते थे जिसे जात मनसब और सवार मनसब कहा जाता था। जात मनसब द्वारा किसी व्यक्ति का अधिकारियों के बीच स्थान या उसकी वरीयता का निर्धारण होता था। इसी के अनुसार उसका वेतन भी निर्धारित होता था। सवार मनसब द्वारा किसी व्यक्ति के सैनिक दायित्व का निर्धारण होता था, अर्थात उसके अधीन सैनिकों की संख्या का निर्धारण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन सिक्कों यानी कि टकसाल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसका आंसर लिखेंगे अकबर अन्य सुधारों की तरह मुद्रा प्रणाली में भी व्यापक सुधार लाए। सबसे पहले अब्द ससमद को दिल्ली के शाही टकसाल का अध्यक्ष नियुक्त किया और अन्य सबों लोहार, जौनपुर, अहमदाबाद, पटना आदि के टकसाल एवं अधिकारियों को अपने अधीन कर दिया गया। अकबर ने समस्त साम्राज्य में एक ही प्रकार की मुद्रा व्यवस्था लागू किया। उस समय सोने, चांदी, तांबे एवं गोल एवं चौकोर सिक्के चलाए और सिक्कों पर बादशाह टकसाल का नाम एवं जारी किए गए वर्ष का नाम उल्लेख होता था। अकबर द्वारा जारी किए गए कुछ सिक्के इस प्रकार थे। प्रथम था संसब सोने के सिक्के, इलाही सोने के सिक्के,
रुपया चांदी के सिक्के, गलाले चांदी का रुपया, दाम तांबे के सिक्के, जीतल तांबे का सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में जमींदारों की स्थिति का वर्णन करें। तो मध्यकाल में कृषि संरचना में जमींदारों को जो प्राप्त स्थान प्राप्त था वह ग्रामीण समाज में उसकी श्रेष्ठता स्थापित करता है। मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इलाके के प्रधान के लिए किया जाता था। वास्तव में जमींदार भूमि के उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़े हुए थे और भू राजस्व पर उनका दावा आनुवांशिक था। मुगल काल में जमींदार वर्ग का जन्म नहीं हुआ बल्कि यह पहले से ही कायम था। हालांकि सम्राट को किसी गांव में जमींदार रखने या हटाने का पूर्ण अधिकार था, किंतु ऐसा वे विशेष परिस्थिति में ही कर सकते थे। मध्यकालीन शासकों ने जमींदारों के अधिकारों की वैधता प्रदान की, किंतु वे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राजस्व वसूली का काम करते थे। इसके बदले में उन्हें राजस्व का कुछ हिस्सा मिलता था। अधिकांश जमींदार अपनी निजी सेना रखते थे जिनकी सहायता से वे राजस्व की वसूली करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे कि मुगल काल में स्त्रियों की दशा काफ़ी खराब थी। उन्हें पुरुषों के खराब बराबर नहीं समझा जाता था। कुलीन वर्ग में स्त्रियां केवल भोग विलास के लिए ही थी, इन्हें स्वतंत्रता नहीं थी तथा पर्दा प्रथा प्रचलित थी। बाल विवाह, बहुपत्नित्व, सती प्रथा, पुत्रियों की बाल हत्या आदि कृतियां प्रचलित थी। स्त्री केवल माँ के रूप में पूजनीय थी। देवदासी प्रथा प्रचलित थी। निम्न वर्ग की स्त्रियां बाहर भी कार्य किया करती थी। स्त्रियां व्यवसाय तथा वेश्यावृत्ति भी करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन रहम के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, मुगल काल में हरम मुगलों के घरेलू संसार का प्रतीक था। इसमें बादशाह की पत्नियां, उपपत्नियां, उनके नज़दीकी व दूर के रिश्तेदार, माँ, उपमाता, बहन, पुत्री, भतीजी, भांजी, बहू, चाची, फुआ एवं मौसी आदि दासी इत्यादि सभी रहते थे। जो स्त्रियां मुगल परिवार में शाही खानदान में आती थी उन्हें बेगम कहा जाता था। जिन स्त्रियों का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था वे अगहा कहलाती थी। बेगम का स्थान सबसे ऊंचा था। पदानुक्रम के अनुसार सभी को नगद मासिक भत्ता व उपहार मिलते थे। बादशाह नियमित रूप से हरम में आराम के लिए जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन अभिजात वर्ग पर टिप्पणी लिखे। इसका आंसर लिखें कि मुगल दरबार का एक प्रमुख स्तंभ अधिकारियों का वर्ग था। इतिहासकारों ने उसे मुगल अभिजात वर्ग की संज्ञा दी है। मुगल अभिजात वर्ग का वर्णन एक ऐसे गुलदस्ते के रूप में किया जाता है जो बादशाह के वफादार होते थे। इस गुलदस्ते रूपी अभिजात वर्ग में सभी धर्मों के लोग जाते थे। शाहजहां के शासनकाल में चंद्रभान ने अपनी पुस्तक चार चमन में अभिजात वर्ग का विस्तृत वर्णन किया है। इस अभिजात वर्ग में अरब, ईरान, तुर्की, अबिसिनिया, राजपूत एवं भारतीय मुस्लिम आदि भी सम्मिलित थे। अभिजात वर्ग को आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रांत में अथवा सैन्य अभियान में प्रतिनियुक्त किया जा सकता था। तो माय डियर स्टूडेंट, इससे आगे हम इसके पार्ट 5 में बताएंगे। बाद बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए और लगातार मेहनत से पढ़ाई करें, क्योंकि अभी का ही पढ़ाई आपको आपके मार्क उठाने में मदद करेगा, आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इसलिए अब आपको थकना नहीं है, हारना नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि लगातार आपको मेहनत करना है। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ हैं। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।